हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और प्लांट डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है सिट्रस कैंकर। इसमें क्या होता है कि कैंकर लाइक अपीयरेंस, मतलब क्या होता है कि सेल के कुछ पार्ट जो है, वहाँ की जो सेल होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, उसमें से कुछ सेल्स आप बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं किसमें? सिट्रस में। आप सबको पता होगा कि लेमन वाली जो फैमिली है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिट्रस फैमिली में आती हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ये रुटेसी फैमिली के मेंबर है। तो जो भी प्लांट जो सिट्रस के अंदर रखे गए हैं, उस प्लांट में अगर कैंकर डिजीज होता है तो वो होता है एक बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? एक बैक्टीरिया के कारण। और ये जो बैक्टीरिया है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये डिजीज़ पहले कहाँ देखी गई थी, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये इन्फेक्शन करती है, पूरी डिजीज साइकिल्स क्या होती है, और लास्ट में हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिट्रस कैंकर, नाम समझ में आ गया कि कैंकर लाइक सिम्टम अपीयर होते हैं इन द मेंबर ऑफ द सिट्रस। सिट्रस के प्लांट में जो है कैंकर लाइक अपीयरेंस जहाँ पे शो होते हैं उसे कहते हैं सिट्रस कैंकर। ये होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है ज़ेंथोमोनास सिट्री। ज़ेंथोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज होता है। चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। पहले आपको मैं दिखा देती हूँ फिगर। ये देखिए, ये आपके सिट्रस की लीफ है। सब लोग पहचान रहे होंगे, नींबू का पेड़ तो सबने देखा है, नींबू का पेड़ सबने देखा है। तो ये इसकी लीफ है, ये देखिए इसकी लीव्स जो है, इसकी लीव्स में ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे स्पॉट्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही जो सिम्टम होते हैं इसी को कहते हैं कि ये कैंकर है। ये क्या है? कैंकर है। तो ये इसकी लीफ में भी होता है, इसके फ्रूट में भी होता है। आपने बहुत टाइम पे देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जो सिट्रस फैमिली के प्लांट होते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है कभी तो क्या होता है कि ऐसे जो आपके नींबू रहते हैं वो फट जाता है, उसमें इस तरीके के सिम्टम देख लेते हो। तो कभी कभी ये डिजीज़ जो है मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, और कभी कभी ये डिजीज़ क्या होता है कि इन मिनरल्स की कमी से होता है। कभी कभी ये डिजीज़ जो है कि वो हो जाता है क्योंकि इसमें जो है कि सिट्रस कैंकर डिजीज़ हो गया होता है ड्यू टू द ज़ेंथोमोनास सिट्री की वजह से। तो ये इसका कुछ फिगर है। अगर स्टेम पे अगर इसके इन्फेक्शन होते हैं तो किस तरीके से देखने को लगता है। स्टेम पे अगर इसका इन्फेक्शन दिखाई देता है तो इस तरीके का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। स्टेम जो है वो कॉर्की हो जाती है, उस पर उभार, जैसे कड़े कड़े स्ट्रक्चर का उभार और दबाव और उठाव हो जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ये प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है। तो मोस्टली इंडिया के तो जितने भी एरिया है जहाँ पे सिट्रस फैमिली ग्रो होती है, उन सभी एरिया में आपको ये डिजीज़ देखने को मिलती है। मैंने जितनी भी डिजीज़ आपको पढ़ाई होगी, आपको मैंने लगभग सारे डिजीज़ में बोला होगा कि ये जो है डिजीज़ उन सारी एरिया में होते हैं जहाँ पे ये ग्रो होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो जो डिजीज़ आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारे के सारे डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेजरली लॉस कॉज करने वाले हैं, तभी आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ों को इंसर्ट किया गया है। जो सिट्रस फैमिली के प्लांट होते हैं वो किस चीज़ में रिच होते हैं, किस चीज़ के रिच सोर्स होते हैं, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताना है कि जो सिट्रस है, सिट्रस प्लांट जो है उसमें किस विटामिन का एक्सेस होता है, कौन सा विटामिन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका रिप्लाई आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिट्रस कैंकर ओरिजिनेटेड इन जावा। जावा में सबसे पहले सिट्रस कैंकर के बारे में देखा गया था, सबसे पहले वहाँ पे पढ़ा गया था कि इस प्लांट में सिट्रस कैंकर डिजीज़ है, और इंडिया एंड देन स्प्रेड टू अदर कंट्री। जावा या इंडिया में इसका सबसे पहले ओरिजिनेशन हुआ था और उसके बाद अदर कंट्री में ये स्प्रेड हुए थे। इट इज़ अ सीरियस डिजीज़ इन इंडिया। इंडिया में सिट्रस अगर आप ग्रो करते हैं या सिट्रस की खेती करते हैं, कल्टीवेशन कराते हैं, तो सिट्रस कैंकर एक बहुत बड़ा मेजर कॉज हो सकता है जो कि आपकी ईल्ड को लॉस कर सकता है। आप अगर ये डिजीज होता है तो आपके जो नींबू होते हैं या आपके जो मौसमी संतरा जो भी आपका ग्रो करते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है, दोनों की दोनों खराब हो जाती है। क्वालिटी कैसे खराब होती है कि अगर डिजीज होता है तो उसका वो टेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप उतने हिस्से को निकाल भी देते हैं तो जो उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसकी अमाउंट भी कम हो जाती है और उसका टेस्ट भी वैसा नहीं होता। अगर डिजीज हो रहा है तो क्वालिटी तो
खराब हो ही रही, साथ में क्वांटिटी भी खराब हो रही है, तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें में लॉस हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट नहीं होंगे। तो आगे क्या दिया, इट इज अ सीरियस डिजीज इन इंडिया, चाइना, जापान एंड जावा। इंडिया, चाइना, जापान एंड जावा, मतलब जहाँ पे भी ये ग्रो होता है वहाँ पे आपको सिट्रस कैंकर डिजीज देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर ये डिजीज किसी प्लांट में हो जाता है तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द सिट्रस कैंकर डिजीज। तो सबसे पहले दिया है कि ये जो डिजीज होता है ये सबसे पहले लीफ को अफेक्ट करता है, उसके स्टेम्स को अफेक्ट करता है, पेटियोल्स को अफेक्ट करता है, उसके फ्रूट को अफेक्ट करता है, मतलब कि प्लांट के जितने भी अपर पार्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे पार्ट्स में इसका इन्फेक्शन होता है। स्टार्टिंग इसका इन्फेक्शन कहाँ से होता है, लीफ से होता है। क्या दिया है, द डिजीज अफेक्टेड ऑल एबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जमीन के ऊपर जितना भी हिस्सा होता है उन सारे पार्ट्स में इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बट लीफ, ट्विग्स, थॉर्न्स एंड फ्रूट आर मोस्ट ससेप्टिबल। उसकी जो लीफ होती है, जो फ्रूट होती है, जो ट्विग्स होती है, जो थॉर्न्स होती हैं, ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा इनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको इसका इन्फेक्शन देखने को अगर आपको देखना है कभी, तो देखिए जो भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं या फिर जो न्यूट्रिशंस की कमी से जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पे आप टच करते हैं तो आपको चिपचिपा सा अपीयरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिट्रस कैंकर हुआ रहेगा तो आपको लगेगा कि जैसे प्लांट का किसी ने क्रश करके उसका जूस बाहर निकाल दिया है, आपको वहाँ पे क्या स्मूदी सा और जो है कि लिक्विडी सा अपीयरेंस फील होगा। तो क्या चीज़ दी है, द लेशियन ऑफ द लीफ अपीयर एज राउंड। जहाँ पे लीफ में वो जो सिम्टम, वो जो डिजीज का जो सिम्टम, जो स्पॉट्स प्रेजेंट है उसी को लेसियन कहते हैं। लेसियन ऑफ द लीफ अपीयर एज राउंड, वो क्या है, आपको राउंड अपीयरेंस देखने को मिलेगा, राउंड रहेगा, स्मॉल रहेगा, रेज्ड वाटर सोक्ड ब्राउन ट्रांसलेंट स्पॉट्स। जो स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे वो वाटर सोक्ड होंगे, मतलब जैसा लगेगा कि उसके अंदर, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ है जैसे सोखा होता है, उसको पानी में डुबा देंगे, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे तो उसको टच करेंगे तो वाटरी सा अपीयरेंस मिलेगा। उसी तरीके से इसमें जो स्पॉट्स बने होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से अगर लीफ है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए इस तरीके से जो लीफ है, इस लीफ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर सिम्टम है तो इसको टच करेंगे तो आपको वाटरी सोक्ड अपीयरेंस फील होगा। तो सोक्ड अपीयरेंस होता है ब्राउन इन कलर, आपको फिगर में मैंने दिखाया कि ब्राउनिश और ब्राउनिश रेडिश का मिक्सचर होता है, वही कलर आपको वहाँ पे मिलता है। ट्रांसलेंट स्पॉट्स होते हैं, दे आर सपोर्टिव बाय वाटरी येलो एरिया, मतलब कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो एरिया येलो जाता है। येलो क्यों होता है, क्योंकि हमने सारे डिजीज में पढ़ा कि वहाँ पे क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। अगर कहीं पे डिजीज होगा तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब कि खराब होगी, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। अगर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है कि उसकी फोटोसिंथेसिस, उसकी रिस्पायरेशन, उसकी जो और सारे मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ पे येलो अपीयरेंस दिखेगा। इन एडवांस स्टेप ऑफ इन्फेक्शन, जब इस इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज होगा, मतलब कि होस्ट की बॉडी में जब पैथोजन बहुत ज़्यादा टाइम में इन्फेक्शन कर लेगा, बहुत मेजॉरिटी में इन्फेक्शन कर लेगा, तो फिर क्या होगा, द लेशियन रप्चर, जो आपका लेशियन था, मतलब जो वहाँ पे सिम्टम स्पॉट्स लाइक बना था वो रप्चर हो जाएगा, वो फट जाएगा, एंड गिविंग अ रफ कॉर्की क्रैटर लाइक अपीयरेंस। और आपको कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, रफ क्रॉचर, मतलब क्रैचर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। उसको आप टच करेंगे तो आपको लगेगा कुछ दरदरा सा ऐसे ऊपर, जैसे कोई चिकनी से सतह है उसमें थोड़ा सा बालू डाल दीजिए और उसको ऐसे टच करिए तो ऐसे लगेगा कुछ दरदरा सा हो रहा है। उसी तरीके से जब लेसियन ब्रस्ट हो जाते हैं तो लीफ के ऊपर थोड़ा सा रफी सा क्रैक्टर लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। इन अर्लियर स्टेज द सिम्टम इन लोअर सरफेस, जब सिम्टम मतलब जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो पहले जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो लीफ के लोअर एरिया में मिलते हैं। लोअर एरिया का मतलब क्या, कि ये लीफ है, मान लीजिए कि ये लीफ है, तो इसका ये जो लोअर वाला नीचे वाला रीजन है वहाँ पे आपको पहले सिम्टम देखने को मिलेगा। और क्या है, लेटर स्टेज में क्या है, सिम्टम अपीयर्स ऑन अपर सरफेस। लेटर स्टेज में क्या है, सिम्टम आपको अपर सरफेस में देखने को मिलेगा। स्पॉट्स अकरिंग ऑन द पेटियोल्स, इसके जो स्पॉट्स हैं वो पेटियोल्स एंड मिड रिब कॉज प्रीमैच्योर फोलिएशन। डिफोलिएशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, डिफोलिएशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, डिफोलिएशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ लीव्स या फिर फॉल ऑफ लीव्स, आप कह सकते हैं फॉल ऑफ लीफ। देखिए इसमें क्या दिया है कि अगर कोई स्टेम है
उस पे कोई लीफ लगी हुई है, ये कोई स्टेम है और इस पे कोई लीफ लगी हुई है। तो अगर इस पे कोई लीफ लगी होती है तो इस लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेंटर में मिड रिब होता है। इस मिड रिब से क्या होती है कि वेन्स निकली होती है और ये क्या होता है, ये एरिया कहलाता है इसका पेटियोल, पेटियोल कहलाता है। तो अगर इन्फेक्शन मान लो कि यहाँ पे हो गया, मान लो कि इन्फेक्शन यहाँ पे हो गया, पेटियोल में हो गया, या फिर इन्फेक्शन क्या हो गया, मिडरिब में हो गया, कहीं पे भी एक जगह, चाहे पेटियोल में चाहे मिडरिब में या फिर दोनों जगह, अगर इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो देखो, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे जो भी जाइलम, वेशल्स, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस जो भी लेयर्स रही होंगी वो खराब हो जाएंगी। और अगर ये लेयर खराब हो जाती है तो आगे प्लांट के जो लीफ है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, प्लांट से उसका कनेक्शन टूट जाएगा। तो क्या होगा कि ये प्लांट की जो लीफ है ये फॉल कर जाएंगी, ये जाके ज़मीन पे बेचारी सड़ जाएगी, सूख जाएगी, और फिर उसके बाद जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या चीज़ यही पे दी है, यही दी है कि अगर मिड रिब में और पेटियोल में इसके इन्फेक्शन होते हैं तो क्या होता है, डिफोलिएशन हो जाता है। डिफोलिएशन का मतलब कि लीफ जो है वो फॉल कर जाती है, लीफ जो है वो गिर जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होता है। सिम्टम्स में क्या आपको लिखना है कि सिम्टम्स में आपको बस ये लिखना है कि जो सिम्टम होते हैं वो आपके जो भी पार्ट ग्राउंड के अबव प्रेजेंट होता है उन सारे पार्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, थ्रॉन्स हो, फ्रूट्स हो, इन सारे एरिया में आपको डिजीज देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि इसके जो डिजीज के सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े चिपचिपे से होते हैं, जैसे वाटरी सोक्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। येलोइश ब्राउनिश इसके स्ट्रक्चर आपको देखने, मतलब कि जहाँ पे आपको सिम्टम दिखेगा, जहाँ पे आपको स्पॉट दिखेगा वहाँ पे ब्राउनिश स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लेसियन अगर आगे के स्टेज में जाने के बाद रप्चर जाता है तो आपको रफ क्रैटरी लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टार्टिंग के स्टेज में क्या होता है कि आपको जब इन्फेक्शन है वो लोअर एरिया में देखने को मिलेगा, बाद में इन्फेक्शन जो है वो अपर पार्ट तक फैल जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन पेटियोल में या फिर मिड रिब रीजन में होते हैं तो आपकी लीफ की टाइम से पहले फॉलिंग हो जाएगी, और अगर लीफ ही कम रहेंगी तो प्लांट की अदर मेटाबॉलिज्म कैसे होंगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया इसके सिम्टम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं क्या, कॉजल कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि किसकी वजह से ये डिजीज होता है, जिसकी वजह से होता है। इन सारी घटनाओं के पीछे का जो विलन है उसके बारे में बात करते हैं। मूवी में क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले मतलब कि पूरी हिस्ट्री, भूमिका बनाते हैं कि ये मूवी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये एक फैमिली थी वो ऐसे रहती थी। फिर बीच में एंट्री होती है किसकी, विलन की, जिसकी वजह से उसकी सारी लाइफ जो है खराब होने वाली रहती है। तो हमारी सिट्रस की प्लांट की जो लाइफ है वो किसकी वजह से खराब हो रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इस प्लांट के लिए विलन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बैक्टीरियल ओरिजिन डिजीज है। कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल ओरिजिन डिजीज है। और जिस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होता है उसका क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। आपके सिलेबस में जितने भी डिजीज़ दिए हैं उसका एक चार्ट बनाएंगे कि यहाँ मतलब कि जितने डिजीज़ प्लांट में दिए हैं उन सारे के नाम लिखेंगे, वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है उसका पर्टिकुलर नाम, और फिर वो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है वो भी साइड में लिखेंगे और उसको कई बार रिवाइज कर लेंगे। तो आपको ये नहीं भूलेगा कि कौन से डिजीज़ जो हैं किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं प्रोवाइड करना भूल जाती हूँ या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग ये काम कर लेंगे। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, इट इज अ ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तो सबको पता है कि क्या है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, जो कि ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक, रेडिश पिंक मतलब कि अपीयरेंस देते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है वो कौन से ग्रुप के हैं, ग्राम नेगेटिव वाले, मतलब कि ये ग्राम पॉजिटिव नहीं थे। मोनोट्राइकस होते हैं, मतलब कि अपनी कंप्लीट लाइफ जो है वो किसी एक होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। मोनोट्राइकस, कैप्सुलेटेड बैसिलस विच इज एरोबिक इन नेचर। ठीक है, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस आप लोग बताएंगे कि मोनोट्राइकस मतलब क्या होता है। मेरे दिमाग में अभी ये एक होस्ट में वो शायद मोनोफाइलेटिक होता है। मोनोट्राइकस का मतलब होता है जिसके पास सिंगल जो है फ्लैजिला हो। ठीक है,
शायद मैं सही हूँ, क्योंकि मोनोट्राइकस वो होते हैं जिसके पास सिंगल फ्लैजिला। मेरे दिमाग में मोनोट्राइकस और मोनोफाइलेटिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, तो शायद मोनोट्राइकस वही होते हैं जिसके पास सिंगल फ्लैजिला होते हैं। आई होप यही सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है, कैप्सुलेटेड बैसिलस। इसकी ये जो ये किस शेप का होता है, बैसिलस शेप का होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, विच इज एरोबिक इन नेचर। और ये क्या होता है, रिस्पायरेशन किसकी वजह से करता है, किस मेथड से करता है, एरोबिक मेथड से करता है। और क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 से 3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। द बैक्टीरियम डज नॉट प्रोड्यूस इंडोस्पोर एंड कैन नॉट रिड्यूस नाइट्रेट। ये जो बैक्टीरिया है ना तो ये कैप्सूल प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि इंडोस्पोर्स मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था किसका, उसका रिप्रोडक्शन पढ़ाया था बैक्टीरिया में, माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में। तो वहाँ पे आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो बनता है, कैसे वो नई सेल को जनरेट करता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कैन नॉट रिड्यूस नाइट्रेट, और नाइट्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये सब जो है आपके कॉजल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम। अब हमको बात करनी है डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल के बारे में बात करने के पहले ये फिगर देख लेते हैं। डिजीज साइकिल से बारे में बात करने से पहले ये फिगर देख लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करें, देखिए सेंटर में क्या है, एक सिट्रस प्लांट है। क्या है, सिट्रस प्लांट्स है। मान लो कि समर का कंडीशन हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम बाय पोलन एंड एग्जॉस्टिंग कैंकर ऑफ लीफ स्पॉट। इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है किसके थ्रू, चाहे तो जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके पोलन से, या फिर उसके बॉडी पे जो लिक्विडी सा पार्ट था, अगर कोई लिक्विड पार्ट है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई लीफ थी हमारे पास, यहाँ पे कोई लीफ थी हमारे पास जिसके ऊपर क्या थे, इन्फेक्शन थे, और इसके इन्फेक्शन की वजह से जो पस निकलता है, जैसे आपकी बॉडी में चोट लग जाती है तो वहां से जब फट जाता है तो पस निकलता है, कुछ लिक्विड से वाइट निकलता है ना, वो क्या होती है, आपकी WBC की डेड सेल्स होती हैं, मेनली वो न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल सेल्स होती हैं। तो उसी तरीके से इसकी जब लेशियन ब्रस्ट होंगी तो वहां से भी बैक्टीरिया निकलेगा, और यहाँ से भी अगर जो लिक्विड निकलता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो चाहे पोलन ग्रेन से इन्फेक्शन हो, चाहे तो उस एग्जॉस्ट से इन्फेक्शन हो, तो समर कंडीशन में क्या होगा, स्टोमेटल कोलोनाइजेशन अपीयरेंस इन लीफ स्पॉट ऑफ द प्लांट डेथ। मतलब कि ये दूसरे प्लांट में क्या करेंगे कि लीफ स्पॉट, मतलब कि वहां पे जाके कोलोनाइज्ड होंगे, लीफ स्पॉट्स करेंगे और लास्ट में प्लांट की डेथ हो जाएगी। और स्लो डाउन ऑफ द डिजीज फॉल, मतलब कि यही दिया है कि वॉन्ड इन्फेक्शन, लीफ डिटैच एंड शूटिंग विल्टिंग, डिस्पर्शन ऑफ सिट्रस बैक्टीरियम इनोकुलम, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम विद इन द प्लांट टिश्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्जॉस्ट। मतलब सारी चीजें ये दी है कि 2 बार में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। सिंपल सा अगर मैं आपको बना के बताऊं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दे दिया है। सिंपल से अगर मैं आपको बनाऊं कि मान लो कि ये सिट्रस का प्लांट है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट है। इन्फेक्टेड प्लांट से चाहे तो पोलन ग्रेन, चाहे तो उसके इन्फेक्शन का कोई भी जरिया, चाहे उसकी लीफ से एग्जॉस्ट निकला हो, चाहे स्टेम से, चाहे फ्रूट से, अगर वो किसी तरीके से किसी नए प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है, किसी नए प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें भी डिजीज जाएगा। और आप कह सकते हैं कि फिजिकल ट्रांसमिशन अगर डिजीज स्प्रेड्स होते हैं, वो प्लांट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपने नींबू लिया, उसमें डिजीज था, उसको बहुत सारे नींबू के साथ रख दिया बहुत टाइम तक, और नींबू के साथ रखने के बाद आपने क्या किया कि उसको कुछ टाइम 2-4 दिन तक रख के छोड़ दिया, तो इन्फेक्शन एक नींबू से दूसरे नींबू में भी स्प्रेड हो जाएगा। आपने फिर उसके बाद क्या करना था, आपको उस नींबू से सीड निकालना था और उसको उगाना था। तो आपने उसको सीड जब आपने निकाला, डोलची आप जिसमें आपने रखा था कि निकाला बाहर कि चलो अब सीड को ग्रो कर लेते हैं, और आपने हर नींबू को काटना स्टार्ट किया। फिर आपने देखा कि अच्छा ये वाला नींबू खराब है, इसमें डिजीज है, तो उसको आपने हटा दिया फील्ड से। लेकिन जब तक आपने हटाया उसके पहले ही वो आपके सारे नींबू में डिजीज का इन्फेक्शन छोड़ चुका था। तो ये होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब कि जब कहीं बाहर से किसी लीफ के थ्रू या किसी फैक्टर के थ्रू जो है इन्फेक्शन फैल जाता है, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन जाता है। और आपने क्या किया कि नींबू के प्लांट को लगा दिया, और एक बार में आपने सीड लगाया तो कुछ ही सीड ग्रो हुए, आपने सेकेंड टाइम में और सारे सीड लाके उसमें ग्रो कर दिए। तो फर्स्ट टाइम से जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके जो सीड की सैम्पलिंग थी, वो अगर किसी नए प्लांट की, किसी हेल्दी प्लांट के जो बाद में सीड लगाया गया था उसमें जाके इन्फेक्शन करती है, तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। मतलब कि देखिए ये बड़ी स्लाइड्स हो गई। मतलब क्या है कि आपने कोई प्लांट लगाया,
मतलब नींबू लाया कहीं से। इन्फेक्शन कैसे फैलता है, मतलब वे ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो मान लीजिए कहीं से आपने कोई नींबू लाया, हालांकि ये नींबू नहीं लग रहा है बट मान लेंगे नींबू लाया, इसमें कुछ क्या थे, इन्फेक्शन थे, और आपने क्या किया कि बहुत सारे अदर नींबुओं के साथ इसको क्या किया, एक प्लेट में भर के, प्लेट कैसे बनता है भाई, एक प्लेट में रख दिया, ठीक है, प्लेट तो नहीं भी लग रहा है पर कोई बात नहीं, प्लेट में रख दिया 2-3 दिन तक, 2 से 3 डेज या फिर जितना भी टाइम पे आपने इसको रख दिया। तब तक क्या हुआ कि ये इन्फेक्शन वाला जो इन्फेक्शन था वो इन सारे में भी इन्फेक्शन फैला दिया। फिर आपको क्या करना है कि ये नींबू के सीड को ग्रो करना है, नया प्लांट ग्रो करने के लिए। अब आपने देखा कि ये वाला खराब है तो इसको निकाल दिया, बाकी सारे को ग्रो कर दिया। बाकी सारे को हमने क्या किया कि एक पेट्री प्लेट, एक जो है कि अपना प्लेट लिया जिसमें सीड सैम्पलिंग ग्रो करते हैं, और उसमें क्या किया कि एक एक सीड को डाल दिया। अब इस सीड में कुछ ऐसे प्लांट होंगे, कुछ ऐसे सीड होंगे जिसमें इन्फेक्शन हो चुका होगा, और कुछ जो होंगे वो हेल्दी भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें से 4 आपने लगाए थे, 3 में डिजीज था और 1 में डिजीज नहीं था। 3 में जिसमें डिजीज था, मान लो कि इसमें से एक जो है वो ग्रो नहीं होता है, इसमें से एक जो है वो ग्रो नहीं होता है, और तब आपने क्या किया कि फिर से आपने नींबू लाया, फिर से आपने नींबू लाया और इस नींबू को भी यहाँ पे ले जाके इसके सीड को भी यहाँ पे ग्रो कर दिया। अब देखिए, तो पहली बार जब इस नींबू से इन सारे नींबुओं में इन्फेक्शन हुआ था तो उसको कह सकते हैं कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद जब ये सीडलिंग आपकी ग्रो हो जाएंगी, ये सीडलिंग मान लो कि ग्रो हो जाती हैं, ये सीडलिंग के नाम पे पता नहीं क्या ही तो बन गया। जब ये सीडलिंग ग्रो होती हैं, तो जब ये सीडलिंग ग्रो होती है तो इन्फेक्शन जहाँ पे इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा वहाँ से भी इन्फेक्शन दूसरे में फैल जाएगा। या फिर आप समझ सकते हैं कि आपने कोई इन्फेक्टेड प्लांट किसी फील्ड में लगा दिया तो वो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन, और सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब कि उसके चारों तरफ जो भी प्लांट लगे थे उसमें भी उसका इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल गया, तो वो हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये मेथड है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन का। अगर कहीं लीफ पे इसका इन्फेक्शन होता है, कहीं पे भी इसका इन्फेक्शन होता है, तो ये धीरे धीरे जो अपने सराउंडिंग के भी चीज़ों को फैल जाता है, ठीक है। अब डिजीज साइकिल्स की बात करते हैं कि इसके अंदर डिजीज साइकिल कैसे होता है। द डिजीज ट्विग लीफ आर द मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम। जो डिजीज प्लांट की ट्विग्स हैं, मतलब टिप्स हैं, लीव्स हैं, वो क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं किसके, इनोकुलम के। इनोकुलम का मतलब मैंने बताया था कि एंट्री ऑफ द होस्ट इनटू द न्यू एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू हेल्दी प्लांट, उसको क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। जैसे कि हमने पेट्री प्लेट लिया, उसमें मीडिया बनाया, अब उस मीडिया में हमने कोई बैक्टीरिया डाला, तो जब हमने बैक्टीरिया को अपने पेट्री प्लेट में डाला तो उसको कहते हैं कि ये क्या है, इनोकुलम है। उसके बाद क्या है, द पैथोजन पेनिट्रेट द होस्ट थ्रू वुंड और द नेचुरल ओपनिंग। ये क्या कर सकते हैं, ये जब पैथोजन जो होस्ट सेल में एंटर करेंगे तो किस रास्ते से एंटर करेंगे, कहते हैं ना कि सामने से वार करते हैं कि पीछे से वार करेंगे, तो ये सामने से वार करने में विश्वास रखते हैं। ये घर की दीवार को फांद के नहीं आते हैं, डायरेक्ट जो गेट आपके घर का रहता है वहां से आते हैं, मतलब नेचुरल ओपनिंग से आते हैं। या फिर अगर कहीं पे भी प्लांट पार्ट में कड़ लगा होता है, वुंड्स होते हैं, वहां से ये एंटर करते हैं, मतलब नेचुरल ओपनिंग से एंटर करते हैं। इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि ये एपिडर्मल को क्रॉस करके एपिडर्मल को पेनिट्रेट करके अंदर आ पाए। इट मल्टीप्लाई द इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में, मतलब कि 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच का जो स्पेस है, इन दोनों सेल के जो बीच का स्पेस है, यहाँ से ये पेनिट्रेट करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस से पेनिट्रेट करते हैं। एंड क्या चीज दिया गया है, डिसॉल्व द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जानते हैं, देखिए 2 सेल होती हैं, उनके बीच में क्या होता है कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की अपनी अपनी है, दोनों में क्या होता है, सेल वॉल होते हैं। उन दोनों के सेल वॉल के बीच में कुछ डिपोजिशंस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि यह मिडल लैमेला है। जब आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कभी, या फिर इन फ्यूचर पढ़ेंगे, तो आपको मिडल लैमेला के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। बस आप इतना समझ सकते हैं कि 2 अगर प्लांट सेल्स की ये सेल वॉल के बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसे चीज़ों का, पेक्टिन का, हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडल लैमेला। तो ये क्या करता है, ये मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है, तभी तो इसको रहने के लिए जगह मिलेगा। मान लीजिए कि आपके रूम में बहुत सारे लोग पहले से रहते हैं, या फिर कोई रूम कोई रेंट पे लेने आता है, उस रूम में पहले से ही कोई रह रहा है, तो वो उस रूम में नहीं रह पाएगा। तो पहले क्या करते हैं, जो मकान मालिक रहता है या फिर जिसका वो घर रहता है, वो पहले अगर उसको देना होता है उस इंसान को, तो पहले घर को खाली करवाता है। तो उसी तरीके से
दो सेल के बीच में पहले क्या थी, मिडिल लैमेला प्रेजेंट थी, तो ये बैक्टीरियम क्या करता है, पहले मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करता है, इसको यहाँ से बोलता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, अब ये मेरा एरिया है, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में ये अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है इन द कॉर्टेक्स एंड फॉर्म कैंकरस आउटग्रोथ। और क्या करता है, कैंकरस आउटग्रोथ जो है फॉर्म करता है। कैंकरस का मतलब क्या होता है कि वो ऊपर से आपको थोड़ी सी उभार जैसा रफी सा, मतलब कि थोड़ा सा आपको कॉर्की सा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं कैंकरस आउटग्रोथ देखने को मिलेगा। द एग्जॉस्ट फ्लीज फ्रॉम दिस आउट कंटेन न्यूमरस बैक्टीरिया। अब भैया उसी के घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में पता नहीं क्या आंचल तो काला होगा, या फिर अगर आप काजल की कोठरी में जाते हैं तो दाग तो लगेगा ही, समथिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो एग्जॉस्ट वहाँ से निकलेगा, जो पस वहाँ से निकलेगा जहाँ पे डिजीज़ है, तो उसमें डिजीज़ के कॉज करने वाले कुछ ना कुछ पैथोजन तो होंगे ही। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि जो यहाँ पे एग्जॉस्ट रिलीज होता है वो कंटेन किया होता है न्यूमरस बैक्टीरिया को। द पैथोजन इज चीफली ट्रांसमिटेड बाय विंड, रेन एंड इंसेक्ट। जो पैथोजन है वो मेनली, मतलब जो डिजीज़ है वो मेनली कैसे ट्रांसमिट होता है, विंड, रेन और कभी कभी इंसेक्ट की वजह से। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि किसी बैक्टीरिया किसी प्लांट में, ये हमारा नींबू था, यहाँ पे जो है कि एग्जॉस्ट हो चुका है, यहाँ पे जो है कि आपका लेसियन ब्रस्ट हो चुका है। अब हवा चली तो ये नींबू हिला और यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उड़ के जो सेकंड वाला प्लांट था वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर दिए हैं। तो वाटर, रेन के थ्रू, विंड के थ्रू और इंसेक्ट के थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। बट मैन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ये सारे तो नेचुरल चीज़ें हैं। अब मैन अपना एंट्री नहीं करेगा कहीं पे तो कैसे चलेगा, विलन तो हम ही है ना, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे नेचर को डिस्टर्ब करके रखे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हम सिर्फ इस इकोसिस्टम का, इकोलॉजी का, इस नेचर का इज अ पार्ट है। हालांकि हमारी माइंड की कैपेसिटी अदर ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम इकोलॉजी को या फिर इकोसिस्टम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने जहाँ भी चेंजेस करना स्टार्ट किया है वहाँ पे अपने लिए ही चुनौतियों को बुलाया है। वो शॉर्ट टाइम हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया द मेन प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। मैन जो होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं इनके इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में। कैसे, नींबू को यहाँ से ले जाके वहाँ रखना, वहाँ डिजीज प्लांट में हेल्दी सीड को डिजीज सीड से मिक्स कर देना, या फिर ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। माइल्ड टेम्परेचर, वेट वेदर फेवर द डिजीज स्प्रेड। माइल्ड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एक मॉडरेट अमाउंट में रहे, वेट वेदर मतलब कि वेदर में मॉइस्चर रहे, ह्यूमिडिटी रहे, तो ऐसी कंडीशन क्या करती है, इनके इन्फेक्शन को क्या करती है, फेवर करती है। कैसे, मान लो कि अगर वेदर वेट रहेगा तो उसमें वाटर, उसमें जो बैक्टीरिया है वो इजी टू ट्रांसमिट हो सकते हैं, वो एयर मॉलिक्यूल के थ्रू आराम से ट्रांसमिट हो सकते थे। वेट वेदर और माइल्ड टेम्परेचर इसके लिए अच्छा होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20 to 35 इज ऑप्टिमम। 20 से 35 जो है कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और मेनली जो इसका ऑप्टिमम माना जाता है, औसत जिसे कहते हैं, वो कितना होता है, 30 होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेन ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इनके स्प्रेड के लिए। रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज, अगर इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट में रिस्पायरेशन का रेट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया था इंट्रोडक्शन तभी मैंने बताया था कि अगर मान लो कि आप सिर्फ आपकी बॉडी है तो आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, और जो रिस्पायरेशन कर रहे हैं वो आपकी सेल कर रही है। अभी आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाए, मान लीजिए कि अभी आप क्या हैं, 40 kg के हैं, अभी आप मान लो कि 40 kg के हैं, तो आपका जो रिस्पायरेशन का रेट होगा वो जितना भी होगा, उसके बाद क्या है, अगर आप 60 kg को जाते हैं तो यहाँ पे तो रिस्पायरेशन का रेट बढ़ ही जाएगा। उसी तरीके से क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स थे उनका अमाउंट बढ़ गया। उसी तरीके से जब प्लांट में कोई पैथोजन इंसर्ट करता है, कोई होस्ट में कोई पैथोजन जाता है, तो पहले तो होस्ट बस अपनी बॉडी के लिए रिस्पायरेशन कर रहा था, अब वो पैथोजन भी रिस्पायरेशन कर रहा है, तो दोनों का रिस्पायरेशन मिला के रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नाइट्रोजन, शुगर एंड क्लोरोफिल कंटेन आर रिड्यूस। जो भी क्लोरोफिल सेल के अंदर कंटेंट था, नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट था, वो सारी चीज़ें रिड्यूस जाती, क्योंकि वो उसको प्लांट भी यूज़ कर रहा है और पैथोजन भी यूज़ कर रहा है। द टोटल फिनोमिक कंटेंट इंक्रीज, और जो प्लांट के अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उसका अमाउंट इंक्रीज होता है, क्योंकि बैक्टीरियम भी फिनोलिक कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं। आगे क्या दिया है, इसकी क्या चीज़ के बारे में दिया है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि इसका डिजीज कंट्रोल।
डिजीज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो डिजीज कंट्रोल में क्या है? प्रमोट एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिजीज प्लांट। जो भी प्लांट में डिस्ट्रक्शन हो चुका है, आप उसे, अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसके साथ क्या करें, तो आप अन्य लोगों के साथ रिस्क नहीं लेंगे, उस प्लांट को वहां से उखाड़ देंगे, वहां से उसको हटा देंगे, उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, बट उसको अपने कल्टिवेटेड क्रॉप के एरिया से उसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि अगर गांव वगैरह में क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई ऐसा इंसान हो गया है जो कि नॉर्मल ह्यूमैनिटी के लिए जो है कि डिजीज, मतलब कि क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। मान लो जैसे कि होता है कि अगर कोई मर्डरर है या कोई रेपिस्ट है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जेल में रखते हैं, उसको नॉर्मल सोसाइटी से अलग रखते हैं। पहले तो फांसी भी दे दी जाती थी, तो क्यों? क्योंकि वो अदर लोगों के लिए मतलब कि डिजीज कॉज कर सकता है, एक तरीके से ये भी डिजीज है, मतलब कि उनको हार्म कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर जो आपके प्लांट में डिजीज हो चुका है, उसको क्या करेंगे कि अपने नॉर्मल फील्ड से हटा देंगे, ताकि अदर लोग तो शांति से रह सके, उनका तो लाइफ सही से चल सके। यूज ऑफ डिजीज फ्री नर्सरी स्टॉक्स एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। आपको जब भी आप कहीं से प्लांट लेने जाएं सिट्रस वगैरह के, तो आपको जो वैरायटी लेनी है वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंट के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए। उस प्लांट में पता चला ऑलरेडी से कोई इन्फेक्शन था, उसको लाके अपने ग्राउंड में फैलाया, तो अपने ग्राउंड में भी इन्फेक्शन फैला दिया। तो डिजीज फ्री वैरायटी और डिजीज फ्री प्लांट आपको नर्सरी से लेने हैं। स्प्रेइंग द होस्ट विथ 1% बोर्डेक्स मिक्सचर ऑन अदर कॉपर फंगीसाइड बिफोर द प्लांटेशन। जैसे कि आपने क्या किया कि गड्ढा खना और वहां पे प्लांटेशन करने लगे। जैसे जब प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो ये नॉर्मल सॉइल है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डिग करते हैं और यहाँ पे प्लांट रख देते हैं और प्लांट यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, डिग करने के बाद जब भी आप प्लांट लगाएंगे तो उसमें क्या है, 1% बोडॉक्स मिक्सर या फिर कोई भी फंगीसाइड पहले का उसमें डालेंगे, उसके बाद ही अपना प्लांट लगाएंगे। हालांकि अगर वहाँ पे उसके सिट्रस के कोई भी फॉर्म्स हों, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह हों, तो वो आप ईजिली उसको आपके प्लांट को इन्फेक्शन ना कर सके, इसलिए पहले फंगीसाइड चूज करते हैं। स्प्रेइंग ऑफ नीम केक एट द रेट ऑफ अबाउट 7 kg पर एकड़। आपको क्या करना है, नीम केक का स्प्रे, मतलब कि नीम की जो खली आती है, जैसे नीम की जो सीड्स होती है उसको पीस लिया जाता है, उसका तेल निकाला जाता है, तो उसकी जो खली होती है या फिर उसके तेल को, उसको स्प्रे करना है 7 kg पर एकड़ के हिसाब से, मतलब अप्रॉक्स दिया है कि 7 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन और फाइटोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूजन बाय क्वारंटीन। आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्लांट आपको ला रहे हैं उसको कुछ टाइम तक अपने फील्ड से अलग रख के, मतलब जिस पॉलीथीन गमले में वो आपको दिया था वहाँ पे अलग अपने फील्ड से रख के क्वारंटाइन करके आप देख सकते हैं कि क्या उसमें ऐसा कोई सिम्टम्स है या नहीं है। तो इस तरीके से आप इस डिजीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे जो होने वाला इन्फेक्शन उससे बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सिट्रस कैंकर्स क्या होते हैं, कहाँ पे इनका ओरिजिनेशन हुआ था, जावा में या फिर इंडिया में माना जाता है। मेनली ये जो है कि जापान, इंडिया, चाइना ऐसे कंट्रीज़ में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर हमने देखा कि ये इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे डिजीज़ कॉज करता है। फिर पैथोजन क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इसकी डिजीज साइकिल क्या होती है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, लास्ट में डिजीज कंट्रोल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से ये वाला जो प्लांट डिजीज था ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पैथोजन के होने वाले डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट में, और एक एक करके मैं आपको सारे के सारे पैथोजन जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। ये जो यूनिट है ये पब्लिकली डिमांड पे था कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम पहले प्लांट पैथोलॉजी कंप्लीट कर दीजिए, तो इसीलिए पहले प्लांट पैथोलॉजी हम ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट करने का। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।